Hello everyone. Today we will discuss the ICSE mock test of term 1. टर्म 1 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं केमिस्ट्री में उसका हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे आज, विच इज़ बेस्ड ऑन द ICSE. अब इसमें देखेंगे, सबसे पहले जानेंगे नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें अगर आप देखते हैं तो केमिस्ट्री में कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं और उस 40 मार्क्स के क्वेश्चंस में पहले उसका तरीका जान लें कि 40 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे डिवाइड करना है. 1 to 36 ये क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के, तो 36 मार्क्स ये हो गए और बाकी 4 मार्क्स जो क्वेश्चन नंबर 37 में होंगे. क्वेश्चन नंबर 37 में 4 पार्ट होंगे, 37 A B C D और उसमें 4 मार्क्स आएंगे, तो देयरफॉर टोटल मार्क्स आर 40. तो हम 1 by 1 तमाम तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो टुडे विल डिस्कस द मिसलिनियस क्वेश्चंस. आइए देखते हैं इसी क्रम में कौन कौन से क्वेश्चंस. मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको और उसका ऑप्शंस हम लोग देखते हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा हम उसका डिस्कशन करेंगे. आइए सबसे पहले क्वेश्चन कहता है द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 17 पीरियड 3. क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, अगर कोई एलिमेंट है वो कह रहा ग्रुप 17 एंड पीरियड नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 3, तो ये ग्रुप 17 और पीरियड नंबर 3 में कौन सा एलिमेंट होगा. अगर हम ऑप्शन की बात करें बच्चों तो A B C D जो दिया होगा वो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17. ये सारे के सारे हैलोजेंस हैं. अब पीरियड 3 की बात करेंगे बेटा, कौन सा पीरियड 3 होगा. अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो 9 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 35 होता है, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 53 होता है. जो हमको पढ़ना है वो है 2, 8 और 7. जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2, 8, 7 यानी 2, 8 एंड 7 विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. तो अब कैसे हम जानते हैं कि किस पीरियड का एलिमेंट है बच्चों. किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैक्सिमम जितने सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी मैक्सिमम जितने सेल्स में उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो पाता है वही उसका पीरियड नंबर 3 कहलाता है. तो 2, 8, 7 देयर आर 3 सेल्स, 1, 2, 3, तो तीसरे पीरियड का एलिमेंट होगा और इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इस 7 से पहले बेटा 10 और ग्रुप होते हैं, तो 10 + 7 = 17. तो ये हो गया मेरा आंसर, क्या हो जाएगा, क्लोरीन इज द करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड, ठीक है. अगर हम इसके जिसमें देखते हैं, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेंगे. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 2, 7, इसका 35 है, 2, 8, 18, 7 और 2, 8, 18, 18, 7, यानी कि सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो देयरफॉर दे आर सेड टू बी द ग्रुप 17 एलिमेंट. ओके बेटा, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आई विल रीड द क्वेश्चन 1 by 1 एंड ऑप्शंस आई विल राइट. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज. देखो, इंपीरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो हमको पता है बेटा C6H6. ये क्या होता है, ये दिया हुआ है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका इंपीरिकल फार्मूला फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, इंपीरिकल फार्मूला हमको फाइंड करना है बच्चों. इंपीरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, देखो इंपीरिकल फार्मूला और ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों में क्या अंतर होता है. अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहता है बच्चों कि द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. इसमें देखिए कार्बन के 6 एटम हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम हैं, तो इनका जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है 6 और 6 है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C6H6. लेकिन अगर इस नंबर ऑफ एटम्स को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो इसको हम इंपीरिकल फार्मूला, देखो 6 और 6 है बेटा, तो 6 और 6 मतलब अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, 6:6 और दिस वी कैन राइट 1:1. तो देयरफॉर यह इंपीरिकल फार्मूला हो जाएगा C और H. ध्यान देंगे इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा,
C1H1, तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो देयरफॉर इंपीरियल फार्मूला CH। बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे इसमें ऑप्शन दिया है CH है, C2H2 है, C6H6 है। देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन है CH, फिर लिखा है CH2, फिर ऑप्शन है C2H2 और लिखा है C6H6। ये 4 ऑप्शंस दिए गए थे। इन 4 ऑप्शंस में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन जिसे कहते हैं CH। अंडरस्टूड? फिर से क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला इन चारों में से क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बेटा CH होगा। क्यों? क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला मैं आपको साथ साथ रिवाइज भी करा दे रहा हूं कि एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सिंपलेस्ट रेशियो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है द नंबर ऑफ आइटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये तो होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए इसी क्रम में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज हम पूरा एक सेट सॉल्व करेंगे और उस सेट में जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं उनका हम अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन करने वाले हैं, इसीलिए दिस इज नोन एज द मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इलेक्ट्रोलाइट इज अ केमिकल कंपाउंड विच कैन गिव डैश 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 इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट आर दोज सब्सटेंसेज विच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वस सॉल्यूशन आर इन इट्स मॉल्टन स्टेट। एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में या अपने मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या कर देगा बेटा? ऑप्शंस दिया है, पैसेज टू इलेक्ट्रिक करंट, पैसेज टू हीट। देखिए पहला दिया है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। पहला दिया है पैसेज टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और दूसरा दिया है बेटा पैसेज टू हीट, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दिया है H आयंस और OH आयंस। तीसरा आयन दिया है H आयंस और ये दिया है बेटा OH आयंस। इन चारों में से क्या करेगा? विच वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेज विच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो इन चारों में से जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा पैसेज टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जांपल ऑफ ट्राई बेसिक एसिड। क्वेश्चन इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है और एस्टिक एसिड है। क्वेश्चंस देखेंगे बेटा क्या क्या करा है। अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड ये क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? ए है, बी है, सी है और डी है। पहले में दिया है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 होता है। दूसरा दिया है नाइट्रिक एसिड, HNO3 दिया है। तीसरे में दिया है फास्फोरिक एसिड, H3PO4 और चौथे में दिया है एस्टिक एसिड, CH3COOH। ध्यान देंगे बेटा ये चारों एसिड हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4, हालांकि ऑप्शन में सल्फ्यूरिक एसिड नाम से लिखा हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, नाइट्रिक एसिड लिखा है, फास्फोरिक एसिड लिखा है और एस्टिक एसिड लिखा है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का जब आयोनाइजेशन होता है तो बेटा 2 H आयन डिस्प्लेस होंगे, इसमें से 1 H आयन डिस्प्लेस होगा, इसमें से 3 H आयन डिस्प्लेस होगा और इसमें से 1 H आयन डिस्प्लेस होगा। तो कुल मिला के अगर हम इसकी बेसिसिटी की बात करें तो इसकी बेसिसिटी 2 होनी है, इसकी बेसिसिटी 1 होनी है, इसकी बेसिसिटी 3 होनी है और इसकी बेसिसिटी 1 होनी है। क्यों बेटा? यहाँ आपने देखा 2 डिस्प्लेसेबल H हैं, यहाँ 1 डिस्प्लेसेबल H है, यहाँ 3 डिस्प्लेसेबल H हैं और यहाँ 1 डिस्प्लेसेबल H है। तो बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम्स फ्रॉम द एसिड, दिस इज नोन एज द बेसिसिटी ऑफ अ एसिड। तो ये इसमें इसकी ये क्या कहलाएगा बेटा? ऑप्शन तो आपका जो ट्राई बेसिक एसिड्स था, ऑप्शन आपने लिखा
H3PO4 जिसे हम फास्फोरिक एसिड कहते हैं, इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 2 होगी, इसकी बेसिसिटी 1 होगी, इसकी बेसिसिटी 3 होगी, इसीलिए ट्राइबेसिक एसिड कहलाएगा। और यह मोनोबेसिक एसिड होगा क्योंकि यह एक H आयन यहाँ से डिस्प्लेस करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इस टाइप से इसमें से 4 क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिया, मोनो एसिडिक, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। तो इस तरह से ये मोनोबेसिक हो गया, ये मोनोबेसिक हो गया, ये डाइबेसिक हो गया और ये ट्राइबेसिक हो गया। वही आपका आंसर है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था बेटा, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग ऑल द क्वेश्चंस। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली अगर आपने ये पूरा सेट कर लिया तो आपको फर्स्ट टर्म में अच्छे मार्क्स मिलने के पूरे चांस हैं, क्योंकि मैं केवल क्वेश्चन बेटा नहीं बता रहा हूं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहा हूं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, इन अ साल्ट विच NaOH सॉल्यूशन इज एडेड टू गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, द कैटायंस प्रेजेंट इन सॉल्ट इज फेरस, फेरिक, मैग्नीशियम और कॉपर। ये देखो बेटा ऑप्शन क्या दिया है? फेरस, फिर दिया है फेरिक, फिर दिया है बेटा मैग्नीशियम, फिर दिया है क्यूप्रिक। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से कहता है इनमें से कौन सा आयन NaOH के साथ डिसॉल्व होकर के रेडिश ब्राउन देगा? क्या देगा? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर देगा, इस रेडिश ब्राउन का प्रेसिपिटेट देगा। तो मैं आपको सारे कलर को बता दे रहा हूं। फेरस आयन जो होता है बेटा ये डर्टी ग्रीन होता है, फेरिक आयन जो होगा वह रेडिश ब्राउन देगा, तो देयरफॉर फेरिक आयन इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम आयन व्हाइट होता है, कलरलेस जिसे कहते हैं, और ये जो क्यूप्रिक आयन होता है ये ब्लू कलर का होता है। तो हमारा सही आंसर है कि जब इनमें से NaOH के साथ डिसॉल्व करा जाएगा तो इनमें से कौन सा आयन जो होगा वो रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देगा। तो करेक्ट आंसर इज Fe3+, जिसे हम फेरिक आयन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा इसी क्रम में? कहता है विच वन इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उस ऑप्शंस में आपको खोजने हैं। अगला क्वेश्चन है A, B, C और D। पहले पार्ट में दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर अगला पार्ट दिया है बेटा NH3, NaCl दिया है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है बेटा NaCl, और तीसरा दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, और चौथा दिया है लेड ब्रोमाइड। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है बेटा विच वन इज कोवैलेंट कंपाउंड। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट में क्या अंतर होता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं उसी को हम कोवैलेंट कंपाउंड के नाम से जानते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बॉन्डिंग होती है, मीन्स द बॉन्ड विच इज फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेड टू बी द इलेक्ट्रोवैलेंट। तो आपका आंसर जो होगा वो इसमें से, इन चारों में से ये CCl4 होगा, यही कोवैलेंट कंपाउंड होगा। क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें बच्चों तो इसे देखिए, C के साथ 4 Cl इस कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इट इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम बाकी की बात करें, NaCl की बात करें, तो बेटा NaCl ऐसे बनेगा, एक Na यहाँ था, इस Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये क्या बनाएगा? सोडियम इज टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन और Cl इज टेकिंग, सोडियम इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन इज टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यह NaCl इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। और अगर हम CaO की बात करें तो Ca 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसमें भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर हम लेड ब्रोमाइड की बात करें बच्चों, तो लेड ब्रोमाइड का कैसे होगा बच्चा? ये Pb यहाँ हो गया, ये Br यहाँ हो गया, ये Br यहाँ हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और यह लेड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यह भी क्या हो गया?
एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, दिस इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, दिस इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड दिस इज कोवैलेंट कंपाउंड। तो मेरा ऑप्शन पहला वाला होगा, CCl4 इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल धैर्य रखिएगा बेटा, आज हम लोग 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं, पूरा एक पेपर जो आपके बोर्ड पेपर में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है बेटा? हमको पता है कि जब एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है ये ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट क्या होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? एटॉमिक साइज़ की। एटॉमिक साइज़ जब इधर से इधर चलते हैं तो क्या होता है बच्चों? डिक्रीज करता है, ठीक है। और ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज करता है। किसकी बात हो रही है? एटॉमिक साइज की। अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज बेटा पीरियड में घटता है और ग्रुप में बढ़ता है। क्यों घटता और क्यों बढ़ता है? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि वाई इट इज डिक्रीजिंग इनटू द पीरियड, वाई इट इज इंक्रीजिंग इनटू द ग्रुप्स। तो कहेंगे जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज, तो इसलिए इसकी साइज बढ़ती है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो इसकी साइज बढ़ जाएगी। और जब हम पीरियड में चलते हैं बेटा तो पीरियड में चलने पर उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए इसकी साइज कम होती है। तो इसमें से जो सबसे छोटा होगा, हमने अभी बताया ऊपर से नीचे चलने पर ये बढ़ेगा, तो जब ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ेगा इसका मतलब जो सबसे ऊपर होगा बेटा वो सबसे छोटी साइज का होगा। तो इसलिए लिथियम की साइज सबसे छोटी होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हाइड्रा एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन एंड डैश 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 एलिमेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाइड्रा एसिड्स में हाइड्रोजन के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शंस दे बेटा, ऑप्शंस में मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, मेटलाइट्स और ट्रांजिशन। पहला है मेटेलिक, मेटेलिक और दूसरा है नॉन मेटेलिक, ठीक है, और तीसरा है मेटलाइड और तीसरा है ट्रांजिशन, ठीक है। इस तरह से मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, मेटलाइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो कहता है हाइड्रा एसिड्स, किसके बारे में पूछा है? हाइड्रा एसिड्स, ठीक है। हाइड्रा एसिड्स में क्या होंगे? हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रा एसिड्स मतलब HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो इस हाइड्रा एसिड्स में हमने देखा क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन के अलावा Cl जो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन के अलावा Br जो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन के अलावा I है जो नॉन मेटल है। तो देयरफॉर हमारा आंसर होगा नॉन मेटलिक। मतलब हाइड्रा एसिड्स में हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा एलिमेंट होगा वह नॉन मेटलिक कैरेक्टर का होगा, करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें बेटा, आयन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 16, इट कैन बी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड या। चलिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ऑप्शंस वही हैं, ये मेटलिक नेचर का होगा कि नॉन मेटलिक नेचर का होगा कि मेटलॉइड होगा कि चौथा ऑप्शन दिया गया है इनर्ट। क्या होगा? ये इनर्ट गैस होगा। किसकी बात कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर 16। तो एटॉमिक नंबर 16 किस एलिमेंट का होगा? सल्फर का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा बच्चों 286। इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगा 2, 8 और 8। इसका मतलब हो गया कि द एलिमेंट्स विच गेन द इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्यूपाइंग इट्स ऑक्टेट, which gains the electron for occupying octet,
दे आर सेड टू बी द नॉन मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसको कहते हैं मेटल्स, और जो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, उसको हम मेटलाइट कहते हैं। और इनर्ट का मतलब होता है कि ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्योंकि उनका ऑक्टेट या डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, इसलिए वो इनर्ट गैस की कैटेगरी में आते हैं। तो मेरा ऑप्शन हो गया एटॉमिक नंबर 16 वाला एलिमेंट नॉन मेटल होगा या नॉन मेटलिक कैरेक्टर शो करेगा। अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। तो हमने अभी तक कुल कितने क्वेश्चंस कर लिए? टुडे वी हैव टू डू टोटल 37 क्वेश्चंस। 36 में 36 तक बेटा 1 क्वेश्चन आएगा, और 37 में 4 पार्ट विल बी देयर। चलिए, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमने बताया था कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये हो गया। और वाई, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? आयनिक, या जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। लेकिन एक्स और वाई के बीच में जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? कोवैलेंट कहते हैं। तो जो पूछ रहा है वो क्या कहेगा, वो ध्यान देंगे। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज द कोवैलेंट। 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे। पहला इलेक्ट्रोवैलेंट, दूसरा कोवैलेंट, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और चौथा मेटेलिक बॉन्ड। तो इन चारों बॉन्ड में जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्वेश्चन आसान था इसलिए मैंने इसका ऑप्शन आपके सामने नहीं लिखा। चलिए, 1/4 वी हैव डन। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिया है, 1/4 ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर कहता है एक इक्वेशन दिया गया है, उस इक्वेशन में देख लीजिए। क्वेश्चन है CH4, इसको ध्यान से देखेंगे। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 और प्लस H2O। इसको जब बैलेंस करेंगे बेटा, CH4 यहाँ 2H2O और यहाँ 2O2, ये बैलेंस इक्वेशन, ये क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन अबव गिवन इक्वेशंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न फ्रॉम मोल्स ऑफ CH4 विल बी। आंसर है 4862। आंसर का मतलब हो गया ऑप्शन जो है A, B, C और D। 4, 6, 8 और 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहां से अगर हम इसको स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर की बात करें या नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो 1 मोल CH4, 2 मोल O2, 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O। इस इक्वेशन में ये नंबर ऑफ मोल्स दिखाई दे रहे बेटा। तो इस इक्वेशन से देखेंगे 1 मोल CH4 को जलाने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। अगर इक्वेशन बैलेंस है तो 1 मोल CH4 इज रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ O2। तो 2 मोल CH4 को जलाने के लिए 2R 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। द बैलेंस इक्वेशन इज गिवन। हो सकता है बैलेंस इक्वेशन दिया रहे या ना भी दिया रहे, आपको बैलेंस करना होगा, लेकिन लकली इट इज गिवन, बैलेंस इक्वेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। 1 मोल CH4 को जलाने के लिए 2 मोल O2 की जरूरत पड़ रही है। क्वेश्चन में पूछा है कि 2 मोल CH4 को जलाने के लिए कितने मोल O2 की जरूरत पड़ेगी, तो 2R 4 मोल आपका आंसर होगा। 4 मोल ऑफ CO2 इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन बेटा। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आइए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। मैं सबको बताऊंगा कि कौन किस टाइप का ऑक्साइड्स होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए है, बी है, सी है और डी है बेटा। ऑक्साइड्स आर गिवन, सोडियम ऑक्साइड दिया है, जिंक ऑक्साइड दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है और पोटेशियम ऑक्साइड दिया है। इन चारों ऑक्साइड्स में हम देखेंगे ये चारों बेटा मेटल, ये सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, जिंक मेटल है और पोटेशियम मेटल है। तो ये देखेंगे बेटा, इसका जो सही ऑप्शन होगा
वो जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अगर आपको कहीं लिखना हो तो जिंक के ऑक्साइड, लेड के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ये क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड और ये बेसिक ऑक्साइड, बट दिस इज एम्फोटेरिक इन द नेचर। तो इस तरह से जिंक ऑक्साइड विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू आर एंजॉइंग। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सॉल्यूशंस A and B have pH value 2 and 8 respectively, they will have the particular nature। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कोई सॉल्यूशन है A और दूसरा सॉल्यूशन है B। इसका pH दिया है बेटा 2 और इसका pH दिया है 8। देखें क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है टू सॉल्यूशंस A and B have pH value 2 and pH value 8, तो देन दे विल बी ऑफ विच नेचर। तो A का क्या नेचर होगा, B का क्या नेचर होगा। तमाम 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इसमें से जो एक ऑप्शन होगा बेटा, ये pH अगर 0 से 7 के बीच में है तो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ये ध्यान रखेंगे। और अगर pH 7 से 14 के बीच में होगा तो ये बेसिक नेचर का होता है। तो जो आपके ऑप्शंस में होगा, पहला वाला एसिडिक और दूसरा वाला बेसिक, यही आपका करेक्ट ऑप्शंस होगा। क्वेश्चन फिर से समझिए, 2 सॉल्यूशंस A और B दिए गए हैं जिनके pH दिए गए हैं, pH = 2 फॉर A एंड pH = 8 फॉर सॉल्यूशन B। तो इनका नेचर क्या होगा, A और B। A क्या होगा बेटा, एसिडिक नेचर का, और B क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और एक भी क्वेश्चन मिस ना करेंगे तो आपको आपके टर्म 1 एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस इससे मिल सकते हैं। नेक्स्ट कहता है बेटा, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। दिस इज ड्यू टू द वैल्यू ऑफ देयर आयनाइजेशन पोटेंशियल, लो, हाई, जीरो। पहले मैं आप बताऊं, ऑप्शंस लिख दूं, A, B, C और D। पहले में कह रहा है ये लो होगा, दूसरे में कह रहा है बेटा हाई होगा, फिर जीरो होगा, और एक कह रहा है लो, हाई, जीरो एंड नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज कह रहा है कि जो मेटल्स होते हैं, अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यह कैटायन बनाता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है ड्यू टू विच कैरेक्टर या विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका लो होगा, किसका, मेटल का, कि हाई होगा, कि जीरो होगा, कि नन ऑफ दीज होगा। अब हम बता दें आपको बेटा, जब हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, जब हम पीरियड में चलते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जान लीजिए, जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। ठीक है, और ऊपर से नीचे चलेंगे तो डिक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज घटती है। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज बढ़ती है। तो आपने देखा कि जब हम मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स अगर किसी पीरियड में देखना हो तो पीरियड में बेटा जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं और राइट साइड्स में नॉन मेटल्स होते हैं। तो जब इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो जो मेटल्स होंगे उन मेटल्स का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, किस कैटेगरी का, लो कैटेगरी का होगा। तो हमें कह सकते हैं कि अगर ये लो होगा तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ रही है, माने मेटल्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा और नॉन मेटल्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लो इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं, जहाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उस क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन आप रीड करेंगे, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चंस को देख करके आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। फिर कह रहा, आयन एसिड साल्ट इज ए साल्ट विच हैज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम
रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल OH आयन, रिप्लेसेबल मेटल, नन ऑफ एबव। A B C D, फिर से देखिए, A हो गया बच्चों, C हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। रिप्लेसेबल H, और यहां लिखेंगे रिप्लेसेबल OH, रिप्लेसेबल H आयन, रिप्लेसेबल OH आयन, सॉरी H आइटम और OH आइटम। फिर इसके बाद अगले ऑप्शन में दे रहा है रिप्लेसेबल मेटल, ठीक है, और यहां लिखा है नन ऑफ दीज। तो क्या होगा, क्वेश्चन पहले समझिए कि अगर आपके पास कोई एसिडिक साल्ट है तो उस साल्ट में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर हम किसी साल्ट की बात करें बेटा, जैसे मान लीजिए हम साल्ट है NaHSO4, ये क्या हो गया, एसिडिक साल्ट हो गया। अगर हम Na2SO4 की बात करें बेटा तो ये न्यूट्रल साल्ट हो गया। मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, ये क्या होगा, ये न्यूट्रल साल्ट होगा। लेकिन यह क्या होगा, एसिडिक साल्ट होगा। इस एसिडिक साल्ट में एक H लूज करने की टेंडेंसी होगी। यह H क्या करेगा, यहाँ से लूज करेगा, तो इसका मतलब होगा यह डिस्प्लेसेबल H आइटम रखे हुए है, जो यहाँ से अगर एक H हट करके एक और N जुड़ गया तो Na2SO4 बन जाएगा। इसका मतलब इसमें टेंडेंसी है एक और H हटने की या हटाने की, या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम है। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा बेटा, हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा विश्वास है कि अगर आपने इसको कर लिया तो आप इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। आई एम नॉट टेलिंग ओनली द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, आई एम टेलिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द क्वेश्चंस। मैं सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी भी बता रहा हूं कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा, हैज आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए ऑप्शंस में लिख दे रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और दूसरा कह रहा है बेटा वीक एसिड, तीसरा कह रहा है NaCl और चौथा कह रहा है सोडियम सल्फेट। गौर से देखेंगे इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या होगा, वह आयंस भी मौजूद होंगे और मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होंगे। तो आयंस और मॉलिक्यूल्स का निर्धारण आप कैसे करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं बेटा उनका 100% आयोनाइजेशन हो जाता है, और जो वीक एसिड होते हैं उनका पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। तो इसमें से आपने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा वह वीक एसिड का होगा। क्या होगा, अगर हम यहाँ कोई एग्जाम्पल ले लें तो आपको दिखा दें बेटा, CH3COOH वीक एसिड हो गया। जब इसका आयनाइजेशन होता है तो क्या बनेगा, CH3COON और प्लस H आयन। तो इसमें से इसका 100% आयनाइजेशन नहीं हो रहा है, कुछ आयंस बनेंगे और शेष जो बचेंगे वो मॉलिक्यूल्स भी बचेंगे। तो इसलिए कह सकते हैं वीक एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस जिनके आयनाइजेशन से आयंस भी मिलेंगे और मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है, A, B, C और D। इसमें दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हम जानते हैं बेटा इसमें थोड़ा एक्सेप्शंस है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, तो ऊपर से नीचे चलने पर
जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कम होती है। यानी कि ऊपर वाले में सबसे पहले फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा। अगर हम इसको एक क्रम में लिखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबसे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो सबसे ऊपर ये है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसी की होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। एक एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की साइज क्लोरीन से छोटी होती है, इसलिए सबसे बड़ी या सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। तो मेरा आंसर होगा क्लोरीन विल हैव द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, ये क्वेश्चंस बेटा एक्सेप्शंस वाला होगा, तो इसलिए याद कर लेंगे क्योंकि ये एक्सेप्शंस वाला है। अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड फ्लोरीन का होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन गलत है, सही आंसर है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इज आर कलर्ड मेटल आयंस फेरस, फेरिक, क्यूप्रिक और ऑल ऑफ दीज। फिर एक ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन दिया है फेरस आयन, फिर लिखा है बच्चों फेरिक आयन, फिर लिखा है क्यूप्रिक आयन और यहाँ लिखा है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या कहता है, इन चारों में से कौन सा कलर्ड आयन होगा। फेरस आयन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इट इज ऑफ डर्टी ग्रीन। फेरिक आयन क्या होता है बेटा, इट इज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। क्यूप्रिक आयन क्या होता है, ये ब्लू कलर का होता है। और ऑल ऑफ दीज, जिसका मतलब इसके कौन से ऑप्शन सही होंगे, तीनों होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड। फिर से मैं इसका कलर बताऊंगा, ये क्या होगा, ब्लू कलर का, ये रेडिश ब्राउन और ये डर्टी ग्रीन का होता है। इसी में अगर एक चीज और ध्यान देना, ध्यान से सुनना बेटा, इस क्वेश्चन का पार्ट है क्यूप्रस आयन अगर देता है तो ये कलरलेस होता है, लिख लेना कहीं, ये क्या होगा, कलरलेस होता है। जबकि क्यूप्रिक आयन जो होता है वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। ये किस कलर का होगा, ब्लू कलर का होता है। और अगर क्यूप्रस आयन की बात करें तो क्यूप्रस आयन कलरलेस होता है। ये कहीं नोट कर लेना बच्चों, छोटी छोटी बातें मैं आपको बीच बीच में और भी इसके क्वेश्चंस बताते जा रहा हूं जो आप ध्यान से देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि इन डिसोसिएशन प्रोसेस दिस आयंस टेक्स प्लेस, सेपरेशन, आयोनाइजेशन, सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, ए, बी, सी और डी। सेपरेशन, आयोनाइजेशन, सॉल्यूशन और ऑल ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन हो गए। इन चार ऑप्शंस में क्या कहता है बेटा, जो क्वेश्चंस क्या कहता है, द डिसोसिएशन प्रोसेस, डिसोसिएशन प्रोसेस में जो होता है वो इन चारों में क्या होगा, तो डिसोसिएशन जो होगा बेटा वो सेपरेशन ऑफ द आयंस, सेपरेशन ऑफ आयंस में जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज द डिसोसिएशन। तो करेक्ट आंसर होगा डिसोसिएशन। और आयोनाइजेशन किस में होगा, जो आयनों का फॉर्मेशन होता है यानी आयोनाइज होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, चूज द फार्मूला। आइए लेट अस सी, पहले क्वेश्चन देख लें फिर इसका ऑप्शंस देखते हैं। पहले क्वेश्चन में पढ़ता हूं, ध्यान सुनिए। कह रहा चूज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन एक्स एंड वाई इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स इज 20 वाइल वाई इज 8। कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट एक्स और वाई, ध्यान देंगे एक्स का एटॉमिक नंबर बेटा है 20 और इसका एटॉमिक नंबर है 8। तो एक्स और वाई के बीच में जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, ये आपको ध्यान देना होगा। क्या क्या हो गया, कंपाउंड दे रहा है, एक्स वाई बनेगा, x2y बनेगा, xy2 बनेगा या xy3 बनेगा। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चार ऑप्शंस में क्या बन सकता है, लेट अस सी। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें बच्चों तो बनेगा 2 8 8 और 2।
इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2O6। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होगी, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत होगी, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो आपने देखा ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो x यहाँ लिखिए और y यहाँ लिखिए। x की वैलेंसी 2 हो गई, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कैसे फार्मूला लिखा जाता है किसी कंपाउंड का। x के नीचे ये 2 लिखते हैं, y के नीचे दोनों सेम हो गया, तो दोनों को कैंसिल कर देते हैं, तो जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, XY। तो द करेक्ट ऑप्शन इज XY। फिर से क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि x और y 2 एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिवली 20 और 8 है। तो x और y के बीच बनने वाले मॉलिक्यूल का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, तो मैंने आपको समझा दिया, दिस इज XY। करेक्ट, बहुत अच्छा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब 4 ऑप्शंस मैं बताऊंगा, इन चारों ऑप्शंस में आपको कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिखानी है। ए है, बी है, सी है और डी है। पहला है HCl गैस, ठीक है ना। दूसरा है HCl एक्वस HCl, एक्वस HCl। फिर है NH3 गैस, और चौथा है बच्चों नन ऑफ दीज। ये ऑप्शंस मैं लिख दे रहा हूं, इन ऑप्शंस के बेस पे फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ क्या, इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले जानेंगे HCl गैस और NH3 गैस जो दिया गया है। गैस में हम कंडक्टिविटी नहीं देख सकते, कंडक्टिविटी नहीं शो होती है। कंडक्टिविटी केवल सॉल्यूशन, चाहे वो मॉल्टन फॉर्म में हो चाहे एक्वस फॉर्म में हो, तो HCl को जब वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो एक्वस HCl मिलेगा, उसी में कंडक्टिविटी शो हो सकती है। तो हम कहेंगे कि मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा एक्वस HCl, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कहता है एनायंस माइग्रेट टूवर्ड्स। देखिए फिर मैं क्वेश्चन ऑप्शन लिखूंगा A, B, C और D। पहला है कैथोड, फिर है एनोड, और फिर है A एंड B बोथ, और यहां लिखेंगे बेटा नन। कह रहा है क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एनायंस माइग्रेट टूवर्ड्स। इन चारों में से एनायन किस पे माइग्रेट करता है। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक शेल की बात करते हैं तो एनायंस का मतलब होता है बेटा निगेटिवली चार्ज, कैटायंस का मतलब क्या होता है, कैटायंस और एनायंस में जानेंगे। कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायंस का मतलब निगेटिव चार्ज। तो एनायंस के बारे में पूछा है, एनायंस का मतलब निगेटिव चार्ज। तो एनायंस निगेटिव चार्ज है, कहाँ जाएगा, कैथोड निगेटिव टर्मिनल होता है और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो एनायंस कहाँ जाएंगे, एनोड पर जाएंगे, इसलिए मेरा सही आंसर एनोड होगा। एनोड पे एनायंस माइग्रेट करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनायंस कहाँ माइग्रेट करेगा, एनोड पे। कैटायंस कहाँ जाता, कैथोड पे। आइए अगला क्वेश्चन है, कहता बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, और ए और बी नन ऑफ दिस। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चलिए देखते हैं, ऑप्शंस मैं लिख दूंगा तो इसलिए आपको आसानी होगी। ए, बी, सी और डी। पहला है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ आयंस, और तीसरा है ए एंड बी बोथ, और चौथा है बेटा नन ऑफ दीज। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू विच ऑप्शंस, तो वह प्रेजेंस ऑफ आयंस के कारण। जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, मान लीजिए NaCl कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हमने वाटर में डिजॉल्व किया तो क्या बना बच्चों, सोडियम आयनो क्लोराइड आयन। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का कोई रोल नहीं है, यहाँ रोल किसका है, आयनों का है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयंस इट इज जस्ट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, आओ देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग मोर देन 50 पे आ गए हैं बेटा। कह रहा ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर हम पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट में पहला क्या होता है बेटा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। पहला कह रहा है, चार ऑप्शन में लिखूंगा, कहता है एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। दूसरा कहता है नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम, रिमेन सेम। नंबर तीसरा कहता है बच्चों नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। और नंबर चौथा कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। आपके दिमाग में आंसर आ भी गया होगा, बहुत सारे बच्चे जो हमारे सामने इस समय हैं उनके पास ये ऑप्शन हो गया। तो कह रहा है कि विच वन ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इसमें क्या क्या होगा बेटा। पहला कह रहा है कि जब हम पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा इनका, रिमेन सेम, ये सही हो गया। फिर कह रहा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, ये गलत हो गया। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ध्यान देंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। तो दोनों में हमको क्या करना है बेटा कि जो इसका पीरियोडिक प्रॉपर्टी है तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो हमें कहेंगे हमको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है, तो देयरफॉर हमें कह सकते हैं मेरा डी वाला ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल तीनों ही जब हम ग्रुप में चलते पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो उनकी वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो देयरफॉर ऑप्शन, इसमें देखो बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला था, ये भी होगा। नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम हो तो सही है कि जब हम पीरियड में चलते हैं किसी तो नंबर ऑफ सेल्स सेम होगा, लेकिन दिस नंबर ऑफ सेल इज नॉट द पीरियोडिक प्रॉपर्टी। हमको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता करना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ये था, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परसेंटेज ऑफ सोडियम इन सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2। मैं तरीका बताऊंगा। सोडियम कार्बोनेट में ये देखिए Na2CO3 में सोडियम का परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ सोडियम क्या होगा बेटा, इसमें 2 सोडियम दिखाई दे रहा है तो 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास 23 और सोडियम कार्बोनेट का जब एटॉमिक मास निकालोगे देख लेंगे 2 इंटू 23 और प्लस कार्बन होता है 12 और प्लस ऑक्सीजन होता है बच्चों 3 इंटू 16 इंटू 100 और ये जो वैल्यू आएगी परसेंटेज। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 46
23 इंटू 2 इजिकल टू क्या होगा बच्चों 46 अपान नीचे की वैल्यू आती है 106 इंटू 100। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों ऑप्शंस में देख रहा हूँ। पहला है 27.3, 65.85, 43.4% और 63%। परसेंटेज ऑफ सोडियम इन सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3। अब अगर हम इसमें देखते हैं कि इसका परसेंटेज 46/100 अपान 106। अगर बेटा ये 4600 हो गया, अगर 100 होता तो 100 में हम कह सकते 46% होता। तो 46 से बिलो जो परसेंटेज आएगा दैट इज ऑप्शन इज गिवन 46 से बिलो जो परसेंटेज आएगा दैट इज 27.3%। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। 46 आप जो वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट वैल्यू आप लिख लेंगे 4600 अपान 106। ठीक है, दिस इज द परसेंटेज। इसको आप कैलकुलेट करके आप इसका एग्जैक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है वो चारों ऑप्शन में से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। करा अ कंपाउंड गिव द फॉलोइंग डेटा कार्बन इज इक्वल टू दिस मच, ऑक्सीजन इज इक्वल टू दिस मच एंड रेस्ट हाइड्रोजन इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं। देखिए ऑप्शंस मैं पहले लिख दे रहा हूँ तब क्वेश्चंस बताऊंगा। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। इस तरह का क्वेश्चंस लगाते हुए आपको थोड़ा समय लगेगा। C4H3O2, C4H3O2। दूसरा ऑप्शन है बच्चों C2H2O, C2H2O। तीसरा ऑप्शन है C4H4O2, C4H4O2। और चौथा ऑप्शन है C8H6, C8H6O4। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द परसेंटेज द फॉलोइंग डेटा गिव्स। इसमें देखिए अब हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। कार्बन इज इक्वल टू गिवन और ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिवन। कार्बन इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों 57.82, 57.82। और ऑक्सीजन कितना दिया है बच्चों 38.58, 38.58। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 100% नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलता है? 100 में से इन दोनों को सम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 57.82 और प्लस 38.58। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 8 2 10 हो गया, 5 8 13 1 14 हो गया, 8 7 15 1 16 हो गया और 5 3 8 1 96 पॉइंट। तो इसकी जो वैल्यू होगी बेटा 3.6 आनी चाहिए। कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आ गई 3.6। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम सबसे पहले एलिमेंट ले लेते हैं, फिर उसका परसेंटेज लेते हैं, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम्स ले लेते हैं। रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम्स अब मैं तरीका बताऊंगा। और यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो, ये हम टेबल बनाते हैं बेटा। तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। अगर हम यहाँ सी नहीं, ये एलिमेंट है। कौन कौन सा एलिमेंट हमारे पास है? तो हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट था? देखिए ये पूरा थियरी आपको बता दे रहा हूँ। एलिमेंट आपके पास कार्बन था, एलिमेंट आपके पास हाइड्रोजन था, एलिमेंट कार्बन के बाद क्या था बेटा? चलो हाइड्रोजन लिख लेते हैं और फिर ऑक्सीजन था। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में कार्बन के बाद हाइड्रोजन दिया गया है। परसेंटेज का दिया है 57.82, परसेंटेज का निकला है 3.6 और परसेंटेज का है 38.58। रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम्स निकालते हैं। ये 57.82 में इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं 12। इसका 3.6 डिवाइड बाय एटॉमिक मास 1 होता बेटा। और ये 38.58 डिवाइड बाई
16। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 12 3 36, 12 चौका 48, 4.8 आएगी। इसकी वैल्यू आ गई 3.6 और इसकी वैल्यू भी 16 दूनी 32, 2.4 आ गई। अब जब हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं तो इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसी को सबसे डिवाइड करते हैं। 4.8 डिवाइड बाई 2.4, फिर लिखेंगे 3.6 डिवाइड बाई 2.4, फिर यहाँ लिखेंगे 2.4 डिवाइड बाई 2.4। ध्यान देंगे बेटा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 2, इसकी वैल्यू आ गई 1.5 और इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखिए फ्रैक्शन में आ गया, तो इस फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कार्बन की वैल्यू आ गई 4, हाइड्रोजन की वैल्यू आ गई 3 और ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई 2। ध्यान देंगे। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो C4H3O2, C4H3O2 पहला ही ऑप्शन लकली मेरा सही हो गया। तो इस तरह से यहाँ देखे हैं C:2H:2O क्या होगा बेटा, 4:3:2। इसलिए जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा C4H3O2 जो हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा कि इसका परसेंटेज दिया गया है और परसेंटेज देने के बाद अगर उसका एम्पिरिकल फार्मूला पूछा है तो हम कैसे इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, गुड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जिंक हाइड्रोक्साइड गेट डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ NaOH सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच नेचर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो जिंक हाइड्रोक्साइड्स होता है वो किस नेचर का होता है, जिंक ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है ना, या लेड ऑक्साइड्स या एल्यूमिनियम ऑक्साइड से क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं एम्फोटेरिक, बेसिक, एसिडिक और रिड्यूसिंग। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, क्या ऑप्शन था, A, B, C और D। पहला है एम्फोटेरिक और ये क्या होगा, एसिडिक, और ये क्या होगा, बेसिक, और ये क्या होगा, नन या न्यूट्रल। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा जिंक हाइड्रोक्साइड किस कारण होगा, वो एम्फोटेरिक नेचर के कारण होगा। अगला क्वेश्चन कहता है द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज निकालना। देखिए अगला क्वेश्चन है CuSO4.5S2O। ठीक है बेटा, अब इसमें से आपको इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू, जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 18 आता है, और डिवाइड बाई इस पूरे का मास CuSO4.5S2O इंटू 100। कहोगे कैसे कंप्लीट करते हैं बेटा, इसमें कॉपर का मास दिया गया है 63.5, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1 और ऑक्सीजन का मास 16। तो इस तरह से कैलकुलेशन 90/CuSO4.5S2 जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसमें डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज द परसेंटेज ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान देंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 मॉलिक्यूल है तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं मैं उसको ऑप्शंस बता दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन कहता है द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अभी मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब किसी फार्मूले में जितने भी एलिमेंट हैं उस एलिमेंट का अगर एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दिया गया है तो उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज
मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अगला कहता है एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल इज। आइए देखते हैं, लिक्विड नॉन मेटल ए है, बी है, सी है और डी है। लिक्विड नॉन मेटल क्या कह दिया है बेटा, ऑप्शंस दिया है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और ऑक्सीजन। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और ऑक्सीजन। देखो बेटा, ऑक्सीजन जो होता है वो नीचे से देखते हैं, ये गैसेस फॉर्म में होता है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, क्लोरीन गैसेस फॉर्म में होता है और ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक, अगला देखते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन कैल्शियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल इज। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या क्या होगा, CaO। CO में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो कैल्शियम ने क्या किया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर। इन चारों में से कोई ऑप्शन दिया होगा, आई एम रीडिंग द ऑप्शंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, क्या कहता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी 36, द मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा, 36, 42, 70, 72। देखिए ए, बी, सी और डी। ऑप्शन दिया है 36, 72, 42 एंड 48। क्या दिया है बेटा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू गिवन 36। ये क्वेश्चन में दिया गया है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 36। तो मॉलिक्यूलर मास, वी नो दैट द मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू 36 कितना हो गया वैल्यू, 36 दूनी 72। तो हमारा इसमें से जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 72 इज द करेक्ट आंसर। ये फार्मूला नोट कर लेंगे, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी के। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमने 4 ऑप्शंस पढ़ने हैं। पहला कह रहा आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सही, ये करेक्ट है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये भी सही है। नंबर नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स आर वोलाटाइल और आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं लेकिन आयनिक कंपाउंड्स वोलाटाइल नहीं होते हैं, दे आर नॉन वोलाटाइल। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आयनिक कंपाउंड मान लो आपने ले लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, क्या वेपोराइज हो जाता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये हो गया नॉन वोलाटाइल। तो आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन वोलाटाइल इन द नेचर, जबकि ऑप्शन में दिया है आयनिक कंपाउंड्स आर वोलाटाइल। तो जिसमें वोलाटाइल आंसर दिया है वही आपका ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस खोजना था, तो हमें कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन वोलाटाइल। ठीक है, और ऑप्शंस में दिया था कि इसमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शंस है वो आपको सही करना है, वही आपको टिक करना है। तो एक जगह लिखा है आयनिक कंपाउंड्स आर वोलाटाइल, वो गलत हो गया, वही आपका सही ऑप्शंस होगा। ठीक है बेटा, फिर कह रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन लेड ब्रोमाइड, लेड आयन गेट्स डिस्चार्ज एट कैथोड, एनोड, कैटायन, एनायन। पहले 4 ऑप्शन लिख दें, ए, बी, सी और डी। पहले में है बेटा कैथोड, दूसरे में है एनोड, तीसरे में है कैटायन, फिर है एनायन। ठीक है, कह रहा है कि लेड ब्रोमाइड जो होगा PbBr2 का जब आयनाइजेशन हो रहा है तो बनेगा लेड आयन और प्लस ब्रोमाइड आयन। यही कह रहा है लेड आयन कहाँ जाएगा, कैटायन पे जाएगा कि कैथोड पे जाएगा कि एनोड पे जाएगा कि कैटायन पे जाएगा कि एनायन पे जाएगा। तो कैटायन और एनायन का कोई मतलब नहीं है, या तो कैटायन कैथोड पे जाएगा या तो एनोड पे जाएगा, लेकिन ये क्या है, कैटायंस है।
तो कैटायंस होने के नाते यह कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो कैथोड पे ये लेड आयन जाके डिपॉजिट होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कली। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए 4 ऑप्शंस में लिखता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कली। इन चारों में से कौन सा एल्कली नहीं होगा? ऑप्शंस हैं NH4OH, CaOH होल ट्वाइस, A, B, C और D। NH4OH, NaOH, CaOH होल ट्वाइस और CaOH होल ट्वाइस। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं बेटा। इसमें से कह रहा है विच वन ऑफ द इज नॉट एल्कली। यह एल्कली है, यह एल्कली है, यह एल्कली है और ये एल्कली नहीं है। एल्कली का मतलब क्या होता है बेटा? द वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज द एल्कली। तो इसमें से ये भी वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, ये भी डिजॉल्व हो जाएगा, ये भी डिजॉल्व हो जाएगा और ये डिजॉल्व नहीं होगा। तो देयरफॉर दिस इज नोन एज द नॉट एल्कली। द कॉमन नेम ऑफ एसिटिक एसिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एसिटिक एसिड, मैं सीधे ऑप्शन बता दे रहा हूँ। एसिटिक एसिड का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है? विनेगर, VINEGAR, विनेगर। और इसका फार्मूला आपको पता है CH3COOH होता है बेटा। तो एसिटिक एसिड का जो कॉमन नेम है वो क्या है बच्चों? विनेगर होता है। तो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 36 क्वेश्चन। अब आइए आखिरी क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसमें 4 पार्ट दिया गया है। इस पार्ट को मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी पे हम आंसर्स लिखेंगे। पहले लिखा बेटा पीरियड नंबर 1 2 3 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4। ठीक है, और यहाँ लिखा है ग्रुप नंबर 1 2, फिर इसके बाद लिखा है ग्रुप 3 to 12, यहाँ से 3 to 12, 3 to 12। फिर यहाँ हो गया ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ऐसे दिया गया है। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। पहले हाइड्रोजन लिथियम, पहले में हाइड्रोजन लिथियम सोडियम और पोटेशियम। फिर इसमें दिया है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है बेटा, मैं क्वेश्चन देख के लिख रहा हूँ। फिर ऑक्सीजन सल्फर, ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन और इसमें लिखा है सल्फर। फिर ग्रुप नंबर 17 में दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। यहाँ लिखा है फ्लोरीन, यहाँ लिखा है क्लोरीन और यहाँ लिखा है ब्रोमीन। फिर ग्रुप नंबर 18 में लिखा है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये हो गया हीलियम, ये हो गया नियान, आर्गन और क्रिप्टॉन। ठीक है, इस पे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे दिया गया है। अब इस 4 क्वेश्चंस को, पहला क्वेश्चन इसका ए पार्ट जो कह रहा है वो मैं पढ़ रहा हूँ और उसका आंसर बता रहा हूँ। ए पार्ट कह रहा है फ्रॉम द अबव गिवन टेबल आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर जनरली कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे? ग्रुप नंबर 1 को क्या कहेंगे बेटा? इसको कहते हैं एल्कली मेटल्स। ध्यान देंगे, आपको ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लिख रहे हैं एल्कली मेटल्स। अगर इसकी बात पूछता तो इस ग्रुप नंबर 2 को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो पहला ऑप्शन ये हो गया। और दूसरा कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बी पार्ट, द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट इज। इस ग्रुप एलिमेंट 18 ग्रुप एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी क्या होगी? वो 0 होती है, क्योंकि दे आर नोन एज द इनर्ट गैस एलिमेंट्स। ठीक है, अब नंबर तीसरा कहता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सल्फर। ये सल्फर है, इस सल्फर में कितना? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सी वाला जो पार्ट होगा उसका आंसर होगा 6। और नंबर चौथा है बेटा द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 में कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? ये मेटल्स होता है और ये नॉन मेटल्स होता है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड। तो इस तरह से
बच्चों आज हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट किया। तो ये मॉक टेस्ट था आईसीएसई बोर्ड का जो टर्म 1 के बेस पे था। तो टर्म 1 में जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उन चैप्टर्स से सारे चैप्टर्स को मैंने इंक्लूड करते हुए मॉक टेस्ट लिखा जो किसी पेपर का था। तो इस तरह के 40 क्वेश्चंस हम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस ज़रूर समझ में आएंगे। अगले वीडियो में फिर मैं कोशिश करूंगा फिर आपके लिए नए क्वेश्चंस लेकर के आऊँ विच विल बी द अनदर मॉक टेस्ट फॉर द टर्म 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and keep learning, and please don't forget to subscribe my channel Silencer Chemistry.